हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 5 हिस्ट्री आप सभी बच्चों को पेपर में जो सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा सवाल हम लोग आपको अब करवा रहे हैं। आप सभी बच्चे ये सारे सवाल अगर पढ़ के चले जाते हैं तो मेजर पेपर 5 हिस्ट्री में 75 नंबर का पेपर होता है। 75 आप सभी बच्चे ला सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यही रहेगा कि आप सभी बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जानी है। जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं बस पढ़ते चलिए, समझते चलिए। आप खुद ब खुद आपके अंदर इतना माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि आप खुद पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद अगर आपको आता है तो वीडियो को दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी बच्चे हमसे इतने दोस्त जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है कि आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है वहाँ पर हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो आपको फिर पूछा जाएगा कि भारत पे जो अरब इन्वेजन हुआ था यानी अरब का जो आक्रमण हुआ था उनके क्या कारण थे और परिणामों का उनका वर्णन करने बोल रहा है, इसके क्या रिजल्ट्स हुए ये बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। भारत पे जो अरब आक्रमण हुआ था ये कहा जाए तो हमारे भारत इतिहास का मध्यकालीन काल था। ठीक है, एक मध्यकालीन इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना था। लगभग माना जाता है कि जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण सिंध पर अरब आक्रमण था। ठीक है, सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था लगभग 711 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कह सकते हैं उमैयद खिलाफत के अधीन था। यह आक्रमण केवल सैन्य विजय के लिए नहीं था बल्कि इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कारण थे। इसके बाद भी भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव डालने वाले साबित हुए। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कहानी क्या। देखिए यहाँ पर ये जो कहानी, एक राजा थे भारत के सिंध के इलाके के, उन्होंने क्या किया था, ये जो ईरान के लोग थे उनका शिप जाता था। अब शिप में उन्होंने कब्जा कर लिया, शिप पे कब्जा कर लिया, सामान भी लूटा। बदले में जब बोला कि सामान नहीं लौटाएंगे तो उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। इसी कारण से ये जो सिंधों का, ये जो अरबों का आक्रमण था, ये घटना घटित घटित हुई थी। ठीक है, इतिहासकारों ने ऐसे जानकारी दी है। ठीक है, अब उसी के बारे में बताया हुआ है कि इसका समझते हैं। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के इस्लाम के उदय के बाद अरबों ने क्या किया, तेजी से अपने साम्राज्य को विस्तार किया। पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया के बाद अब उनकी दृष्टि जो भारत की ओर हो गई थी। भारत उस समय आर्थिक रूप से समृद्ध था और कहा जाए तो राजनीतिक रूप से विभाजित था, जो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए एक परफेक्ट स्थिति या अनुकूल स्थिति प्रदान करता था। इसी संदर्भ में क्या हुआ, सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ जिसने हमारे भारतीय इतिहास में नए युग की शुरुआत कर दी। ठीक है, अब जानते हैं, ये चले अरब आक्रमण कारण। पहला राजनीतिक कारण में देखिए, भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। सिंध पर एक राजा था, जैसे बोला ना, राजा दाहिर का शासन था, राजा दाहिर का शासन था। ठीक है, जो कि एक कमजोर शासक माना जाता था। ठीक है, इतिहासकारों ने उन्हें कमजोर शासक की उपाधि दी यहाँ पर। तो भारत में उस समय कोई भी सशक्त केंद्रीय सत्ता नहीं था, मतलब कोई केंद्र का पावर नहीं था, जिसने ये बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनको अवसर मिल गया। उम्मीद खिलाफत अपनी भक्ति का, या सॉरी माफ करिए, अपनी शक्ति का वो विस्तार करना चाहते थे। भारत की सीमाएं उनके लिए एक नया लक्ष्य थी, जिससे वो अपने साम्राज्य को क्या करना चाहते थे और विस्तृत रूप से नहीं उनको फैलाना चाहते थे अपना सीमाएं। ठीक है, तो ये पहला था राजनीतिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। देखिए आपको मालूम है कि हमारा भारत जो है वो प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमारी समृद्धि है, व्यापारिक मार्ग है और कई बंदरगाह जो अरबों को आकर्षित करते थे। सिंध और मालाबार तट जो है वो व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक थे। अरब व्यापारी जो पहले भारत से के साथ ही व्यापार करते थे। ठीक है, अरब के जो पहले, लेकिन धन संपत्ति और जो संसाधन की लालसा थी, मतलब लालच, सिंपल सा बात है। फ्री पॉकेट में किसी को मिलेगा तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, आक्रमण का रुख अपनाया। ठीक है, धार्मिक कारण की बात करें तो इस्लाम में देखिए प्रसार की भावना एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। अरब शासक जो थे वो अपने धर्म का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केवल धर्म मुक्त कारण था, बल्कि ये प्रेरक तत्व भी जरूर था जिसके कारण अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, फिर है चौथा है समुद्री जो डकैती थी उनकी घटना। देखिए अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण एक समुद्री घटना था। श्रीलंका से लौटते समय कुछ अरब व्यापारियों के जहाज जो है सिंध के तट पर लूट लिए गए थे। जब इस घटना की शिकायत उम्मैद शासक से की गई तो उन्होंने बेसिक राजा दाहिर के ऊपर कार्रवाई की और दाहिर ने असमर्थता जताई, जिसके बाद आक्रमण का लास्ट में निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर है पांचवा है सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक कारण क्या था। देखिए भारत का अगर आप सिंध वाला क्षेत्र देखोगे ना तो वो सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पास। ठीक है, अब कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए पश्चिम और भारत के बीच यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो भारत के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में रहता है। सिंध पर नियंत्रण से आगे के भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश जो होता है वो आसानी पूर्वक हो सकता है। ठीक है, अब इसके देखिए सामाजिक कारण क्या थे। देखिए भारत में जो जाति व्यवस्था और जो सामाजिक असमानता, यह भी एक प्रमुख कारणों में से एक थी। निम्न वर्ग के जो लोग थे वह उस समय के शासकों से असंतुष्ट रहते थे, जिससे बाहरी जो आक्रमणकारी उनको सहयोग मिलने में कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं हुई और उनकी संभावना बढ़ गई।
अब इसी आक्रमण के देखिए कुछ परिणाम निकले, जिससे पहला क्या हुआ हमारे पास है, सिंध और मुल्तान पर क्या हो गया, अरबों का जो अधिकार है वो बढ़ गया। ठीक है, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की और राजा दाहिर को पराजित कर दिया। इसके बाद सिंध और मुल्तान ये सब के सब क्या हो गए, अरब शासन के अधीन आ गए थे। ठीक है, फिर भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस आक्रमण के बाद ही भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, मस्जिदें बनी, इस्लामी संस्कृति और परंपराओं का प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि प्रारंभ में इसका प्रभाव जो था वो केवल सिंध तक ही सीमित रहा था। फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान इसके प्रभाव में देखिए हमारे पास, जैसे अरब और भारतीय सभ्यताओं के बीच में सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा, गणित हो गया, विज्ञान हो, चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। भारतीय अंक यानी जो डेसिमल सिस्टम चलता था उसको अरबों के माध्यम से विश्व में पहचान मिली है। फिर व्यापारिक संबंधों में वृद्धि देखने को मिली। अरबों के आने से भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार बढ़ा, समुद्री व्यापार मार्ग अधिक सक्रिय हुए। भारत के मसाले हों चाहे वस्त्र हो, अन्य उत्पाद अब अरब देशों तक पहुंचने लगे थे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, परिवर्तन देखा जाए तो अरबों ने सिंध में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी। कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ। स्थानीय लोगों को कुछ हद तक जो प्रशासन में यहाँ पर शामिल किया गया था। भारतीय राजनीति पर कई प्रभाव दिखे, जैसे हालांकि अरबों का प्रभाव सीमित ही नहीं रहा, लेकिन इससे भारत के जो शासक है उनको बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा समझा जाने लगा। ये आक्रमणकारियों ने बेसिकली तुर्क और जो अफगान के लोग थे आक्रमण के लिए ये एक मार्ग प्रशस्त करने बना। ठीक है, और साथ ही साथ धार्मिक सहिष्णुता और जो संघर्ष था, देखिए अरबों ने कुछ हद तक धार्मिक जो सहिष्णुता दिखाई, लेकिन कई स्थानों में यहाँ पर संघर्ष भी देखने को मिला, जैसे जजिया कर लगाया गया, कुछ लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, जबरदस्ती करवाया गया। फिर है सीमित प्रभाव। अरब आक्रमण का प्रभाव जो है पूरे भारत पर नहीं पड़ा, यह मुख्यतः सिंध और उनके आसपास के क्षेत्रों पर पड़ा था, जबकि उत्तर भारत के जो अन्य शक्ति से इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो भारत पे जो अरबों का आक्रमण है केवल एक सैन्य विजय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सांस्कृतिक संपर्क प्रारंभ था, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिला, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका प्रभाव सीमित रहा। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि यदि भारत में उस समय एक मौजूद मालिक केंद्रीकृत कोई सत्ता होती तो यह आक्रमण कभी भी सफल नहीं हो पाता। ठीक है, यह विफल हो जाता हमारे पास। तो निष्कर्ष में बात करें तो भारत पे अरब आक्रमण जो है एक महत्वपूर्ण हमारी ऐतिहासिक घटना है, जिसने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर दीर्घकालिक एक प्रभाव डाला। सिंध पर आक्रमण जो है 711 ईस्वी के माध्यम से भारत और अरब जगत के बीच संपर्क स्थापित हुआ, जिससे आगे चलकर सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को दिशा मिली। हालांकि इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र है, लेकिन यह घटना भारत में इस्लामी जो शासन है इसका शुरुआत का बना और भविष्य के आक्रमणकारियों के लिए भी एक मार्ग यहाँ पर प्रशस्त करके चल दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय इतिहास को चालुक्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक देनों का वर्णन करने बोला है। यानी हमारे भारतीय इतिहास में जो चालुक्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक देन था उनका क्या वर्णन यहाँ वर्णन करने बोला गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो भारतीय इतिहास में चालुक्य वंश का स्थान जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वंश ने न केवल हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया उसको एकजुट किया, बल्कि सांस्कृतिक रूप से, स्थापत्य से, साहित्यिक से और धार्मिक क्षेत्रों में भी उनका अमूल्य योगदान रहा। विशेष रूप से कहा जाए तो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दक्कन क्षेत्र में एक सशक्त जो साम्राज्य है वो स्थापित किया गया। यहाँ पर कुछ उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो देन है उनका यहाँ विस्तृत विवरण है। सबसे पहले चालुक्य वंश के प्रमुख शासकों में उनका नाम विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस वंश के देखिए 3 शाखाएं, पहला था बादामी के चालुक्य प्रारंभिक में, फिर बैंगी के चालुक्य जो पूर्वी में, और कल्याणी के चालुक्य जो पश्चिमी क्षेत्र के थे। ठीक है, अब इनमें बात करें तो चालुक्य की राजनीति दक्षिण भारत को सबसे पहले एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना हुई। चालुक्य ने क्या किया, दक्षिण क्षेत्र में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्सों पर शासन किया। दक्षिण भारत को राजनीतिक एकता को मजबूत किया। विशेष रूप से पुलकेशिन जो द्वितीय थे उनके शासन में साम्राज्य को अपने चरम यहाँ स्थान पर पहुँचाने का कार्य किया। फिर हर्षवर्धन को पराजित किया। देखिए चालुक्य शासक ने उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा को नर्मदा नदी तट पर पराजित कर दिया। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो सीमाएं थी वो निर्धारित हो गई। चालुक्यों को शक्ति का पूरे भारत में प्रभाव स्थापित हो गया था। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो चालुक्यों ने क्या किया, एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की। साम्राज्यों को प्रांतों यानी मंडल में विभाजित किया गया। स्थानीय प्रशासन को महत्व दिया गया। सामंत व्यवस्था यानी जो फेड्यूल सिस्टम है उनका विकास किया गया। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है सामरिक शक्ति और विस्तार की नीति का यहाँ पर बढ़ा। चालुक्य के जो शासक थे वो कुशल योद्धा थे और रणनीतिकार थे। पल्लव और राष्ट्रकूटों ने लगातार संघर्ष किया। सीमाओं की रक्षा और विस्तार पर यहाँ पर ध्यान दिया जाने लगा।
विदेशी संबंध बात करें तो चालुक्यों के विदेशी शासकों के बीच शासकों के साथ भी संबंध थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का दूत था। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो बढ़ी। राजनीतिक स्थिरता के बारे में बात करें तो चालुक्यों ने दक्कन क्षेत्र में लंबे समय तक स्थिर शासन प्रदान किया, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक विकास संभव हो पाया। अब ये थे हमारे पास। यहाँ पर चालुक्यों के सांस्कृतिक देन क्या थे? पहला, स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर। चालुक्य काल को हमारी जो भारतीय स्थापत्य कला उनका स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय में देखिए जो नागर शैली है उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत शैली का मिश्रण देखने को मिला। मंदिर जो है निर्माण की नई शैली माफ करिएगा, वैसा शैली का यहाँ पर विकास हुआ। आप उदाहरण में अपने हिसाब से जो भी लगता है जो मंदिर अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। फिर मूर्ति कला इन स्कल्पचर। चालुक्य काल की जो मूर्तियाँ वो अत्यंत ही सुंदर और जीवंत है। देवी देवता की मूर्ति देख लीजिए, पौराणिक कथाओं चेतन देख लीजिए, पत्थर पर जो सूक्ष्म नक्काशी इसका उदाहरण है। फिर साहित्य का विकास हुआ, ठीक है। चालुक्य शासकों ने साहित्य को यहाँ पर संरक्षण दिया, जिन्हें प्रमुख भाषाएं संस्कृत कन्नड़ हो गया। प्रमुख रचना कन्नड़ साहित्य का प्रारंभिक विकास हुआ। दरबारी कवित्व और विद्वानों का संरक्षण हुआ। धर्म और धार्मिक जो सहिष्णुता वो बढ़ी, ठीक है। हिंदू धर्म का संरक्षण हुआ, विशेषकर शैव और वैष्णव धर्म का। जैन धर्म को संरक्षण मिला। इससे समाज में धार्मिक समन्वय बढ़ा। चित्रकला में देखिएगा तो चालुक्य वंश में चित्रकला का भी विकास हुआ। गुफा मंदिरों में भित्ति चित्र हो गया। धार्मिक विषयों का चित्रण हुआ। शिक्षा और ज्ञान संबंध देखिएगा तो शिक्षा को बढ़ावा मिला। मंदिर शिक्षा केंद्र बने, वहीं पर विद्वानों को आश्रय दिया गया। सामाजिक जीवन में बात करें तो कृषि और व्यापार का विकास हुआ। नगरों का विस्तार हुआ और कला और संस्कृति का उत्कर्ष में देखने मिला। आलोचनात्मक अगर मूल्यांकन करें तो सकारात्मक पक्ष में मजबूत राजनीति थी, सांस्कृतिक उत्कर्ष थे, स्थापत्य कला में नवाचार था, सीमाएं में लगातार युद्धों के कारण अस्थिरता थी, सामंत व्यवस्था के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी थी। निष्कर्ष में अगर देखोगे तो राजनीतिक रूप से उन्होंने दक्षिण भारत को एकजुट किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जबकि सांस्कृतिक रूप से उन्होंने स्थापत्य हो गया, साहित्य हो गया, कला और धर्म के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनकी स्थापत्य कला आज भी वैसे ही स्तंभ जीवित है जैसे हमने भारतीय विरासत की महानता को दर्शाने कार्य करते हुए। अगला सवाल है, राजपूतों के पतनों के कारण पर संक्षिप्त टिप्पणी करने बोला गया है, ठीक है। तो राजपूतों का इतिहास हमारे भारतीय मध्यकालीन इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की जो अद्भुत परंपरा है वो हमें दिखाई देती है। फिर भी यह हमारी ऐतिहासिक सत्य है। सत्य के साथ राजपूत शक्ति का पतन हुआ, जिसने उत्तर भारत की जो राजनीतिक दिशा उसको बदल के रख दिया। विशेष रूप से जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसके बाद यह प्रक्रिया तेज हो गई जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी के हाथों, ठीक है। राजपूत के पतन को समझने के लिए केवल एक कारण पर्याप्त नहीं, बल्कि कई बहुत सारे देखिए आर्थिक कारण भी थे और बाहरी जो कारण थे उनके परिणामों का संयुक्त मिश्रण था, जिसके कारण ये परिणाम देखने मिले। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में बात करें तो राजपूतों में राजनीतिक एकता का एक अभाव देखा गया था। राजपूत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जिनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन भी होता था और संघर्ष जो है वो कॉमन बात था। वे अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से बेसिकली ज़्यादा महत्व देते थे। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते थे तब भी राजपूत शासक एकजुट होकर उनका सामना नहीं करते थे, बल्कि उदाहरण के रूप में जैसे पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजपूत राजाओं का पूर्ण समर्थन नहीं मिला, जिससे उनकी जो शक्ति थी वो सीमित रहेगी। यदि उस समय सभी राजपूत जो थे एक जगह संगठित होकर रूप में होते तो इतिहास की दिशा आज कुछ और होती है हमारे पास है, ठीक है। राजपूतों की जो राजनीतिक संरचना है वो भी उनके कह सकते हैं पतनों का एक बड़ा कारण था। जैसे उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो सामंतवादी थी, जिसमें सत्ता का अत्यधिक विकेंद्रीकरण था, ठीक है। सामंत यानी जिसे जागीरदार कहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और केंद्रीय सत्ता के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वो भी कमजोर थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसी भी बड़े संकट के समय में एक मजबूत और त्वरित निर्णय लेने वाली जो केंद्रीय शक्ति का अभाव हमें देखा गया था। हालांकि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो तुर्क आक्रमणकारियों के पास एक संगठित और अनुशासित प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, जो युद्ध के समय अधिक क्या हुई थी हमारे पर प्रभावित सिद्ध हुई थी, ठीक है। तो राजपूतों की जो सैन्य प्रणाली थी वो उनके पतन के लिए जिम्मेदार रही। वे परंपरागत मतलब जो खानदानी रूप से चले आ रहे शैली उसका इसमें विश्वास करते हैं, जिसमें वीरता और व्यक्तिगत साहस को अधिक महत्व दिया जाता था। युद्ध उनके लिए केवल विजय प्राप्त करने साधन नहीं था, बल्कि सम्मान और मर्यादा प्रश्न था। इस कारण वे कई बार अपने व्यवहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने में असफल रहे। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी जैसे अगर टकिए देखे जाएंगे तो आक्रमण उनके लिए कोई भी मर्यादा नहीं थे, ना ही सम्मान से युद्ध लड़ा जाता था। वे सब
छल कपट से युद्ध लड़ना जीतना चाहते थे। ठीक है, तो वे युद्ध में छल गति संगठन का उपयोग करते थे। उनकी सेना में बहुत सारे तेज घुड़सवारों का उपयोग होता था, जो राजपूतों को धीमी और भारी जो सैन्य संरचना पर भारी पड़ते थे। अगर हम बात करें तो सामाजिक संरचना में भी राजपूतों के पतन की महत्वपूर्ण घटना है। जैसे राजपूत समाज जाति व्यवस्था पाई थी, जिसमें ऊंच नीच का स्पष्ट विभाजन था। निम्न वर्ग के लोगों को ना शासन भागीदारी मिलती, ना ही सेना में उच्च पद मिलता था। इससे समाज का एक बड़ा सा हिस्सा जो शासन से सेना से अलग रहता था, महसूस करता था, और संकट के समय अपने शासकों को व्यापक जन समर्थन नहीं पा पाता था। इसके विपरीत अगर देखेंगे तो तुर्की शासक ने अपेक्षाकृत अधिक खुली सामाजिक व्यवस्था अपनाई, जिसने उन्हें विभिन्न जो क्षेत्र या वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो राजपूत धीरे धीरे कमजोर होने लगे। लगातार युद्ध और आंतरिक संघर्षों के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कृषि और व्यापार दोनों ही प्रभावित हुए, जिससे राजस्व में कमी आई। कमजोर आर्थिक आधार के कारण वे अपनी सेना को आधुनिक बनाने और संसाधन मजबूत करने में असफल रहे। इसके विपरीत क्या हुआ, जो भी लुटखोर लोग थे, ये जो गौरी थे, मोहम्मद गौरी लोग, वे शक्ति लूट और विस्तार के माध्यम से अपने संसाधन बढ़ाते रहे। इसके अतिरिक्त जो कहा जाए तो कुछ राजपूत शासकों के समय के साथ विलासिता, ठीक है, और अहंकार की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होने लगी थी। वे अपने शौर्य और परंपरा पर अधिक थे, लेकिन बदलते समय के साथ उन्हें स्वयं को ढालने में असफल रहा। उन्हें नई जो युद्ध तकनीक है और जो नई रणनीति है उनको अपना रुचि नहीं दिखाई। यही जड़ता रिजिडिटी है उनके लिए घातक सिद्ध होगी। भौगोलिक कारण भी इस अंदर महत्वपूर्ण थे। जैसे राजपूत जो है राज्य मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत के स्थित है, जो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए खुला मार्ग था। इस क्षेत्र की सीमाएं सुरक्षित रखना बहुत कठिन था, और यही कारण था कि बार बार आक्रमण होते थे। लगातार बाहरी दबाव से उनकी जो शक्ति है तो वो कमजोर पड़ती चली गई। अंततः यह हम कह सकते हैं कि राजपूतों का जो पतन केवल विदेशी आक्रमणकारों का आक्रमण था उनका परिणाम नहीं था, बल्कि उनकी आंतरिक कमजोरी अधिक जिम्मेदारी थी। उनकी वीरता और युद्ध कौशल कोई कमी नहीं था, लेकिन राजनीतिक एकता का अभाव था, कमजोर थे। प्रशासनिक जो संरचना थी, पुरानी सैन्य पद्धति होगी, सामाजिक असमानता होगी, उनके शक्ति को भीतर से खोखला करके रख दिया था। निष्कर्ष में अगर बात करें तो राजपूतों का पतन हमें यह शिक्षा देता है कि केवल साहस और परंपरा जैसी राज्य को लंबे समय तक टिकाए रखने पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एकता, संगठित शासन, व्यवहारिक दृष्टिकोण और समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक होते हैं। राजपूतों की जो वीरता है वो आज भी हमें प्रेरणा देती है, लेकिन उनका पतन इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक भी प्रस्तुत करता है। तो हमने आपको आज का ये जो वीडियो था मेजर पेपर 5 हिस्ट्री का, इसमें 3 इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिए जो पेपर में आपसे बच्चों को पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें बाकी बच्चे भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे बच्चों को करवा दिए जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे बच्चों को हमने जितने भी जो भी पेपर पढ़ने रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों को मिलते हैं इस वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।